बहुत अच्छे बिंदु उठाए मिस्टर साहब ने। हिमांशु भाई आपके पास आते हैं। जैसे कि यूएस का पैट्रियट एंटी मिसाइल सिस्टम है, S-400 इंडिया को रशिया से भी मिला है, आयरन डोम इजराइल का है, बट आयरन डोम भी आधा फेल हो गया सर इसके अंदर। तो जिस लेवल पे रॉकेट्स फायर किए हैं, तो आयरन डोम की भी जो फेलियर्स हैं वो सामने निकल कर आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने कुछ बचाया भी है, लेकिन इट वाज अ बराज ऑफ द मिसाइल्स एंड दे कुड नॉट प्रोटेक्ट इट। और 700 इजराइल्स का मारा जाना, इट्स ए मैसिव लॉस है सब। ये छोटा लॉस नहीं सब, मैसिव लॉस है। मैं तो प्रार्थना कर सकता हूं कि भाई ये युद्ध ना हो, लेकिन मैं ये भी मान के चल रहा हूं कि इजराइल विल रिटेलिएट, और उसका रिटेलिएशन इतना हैवी हो सकता है कि जो शायद अभी तक मिडिल ईस्ट ने कभी देखा नहीं इतिहास में। मैं वो शायद सोच के चल रहा हूं कि इजराइल इस टाइम शायद किलिंग मूड में होगा। ना तो वो लेबनान को छोड़ेगा, ना गाजा पट्टी को छोड़ेगा, ना किसी और को छोड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि व्हाट यू आर गोइंग टू सी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हैवक ऑन द अर्थ इन द कमिंग वीक्स। सर हिमांशु जी। जी बिल्कुल। पहले तो ये नहीं होने वाला है, इसकी कोई संभावना नहीं दिख रही थी, ऐसा नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से मैं अपने मतलब वीडियोस वगैरह जो न्यूज में करता रहता था पूरे वर्ल्ड से, हेडलाइंस जो ट्रैक करता हूँ, उसमें ये बात कई बार मैंने कही है कि ईस्ट एंड वेस्ट, उसमें चाइना, रेड चाइना सी में जो मतलब हो रहा है, और इस तरफ जो मिडिल ईस्ट में इजराइल और पैलेस्टीन के बीच जो वारदातों की खबर आ रही थी, जो ईरानियन सिक्योरिटी गार्ड से जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, तो मैं हमेशा ये कहता था कि इट इज अ बॉल ऑफ फायर। कब ये एक्सप्लोड होगा ये पता नहीं, लेकिन ये इस तरीके से होगा ये सोचना ही बिल्कुल, मतलब ये किसी ने सोचा भी नहीं था। ये एक ट्राइपार्टिएट अटैक था। ऑफ कोर्स हम इसको जस्टिफाई नहीं करते, ये टेरर अटैक ही माना जाता है, और टेरर अटैक की कैटेगरी में इसको रखा गया है, क्योंकि एक तरीके से 5,000 मिसाइल मतलब रॉकेट्स दागना, पैराग्लाइडर्स से सीधे अटैक करके, मतलब 70 पैराग्लाइडर्स आके मान लीजिए आपके 600 लोगों को मार डालते हैं, लोगों को किडनैप कर लेते हैं। एंड जैसे शुक्ला साहब ने कहा कि 6 घंटों तक कोई रिस्पॉन्स नहीं। और शिनबेट जो इनकी जो डोमेस्टिक इंटेलिजेंस है, और अभी मैं पढ़ रहा हूँ ये सब फिलहाल वर्ल्ड के मीडिया में इसके बारे में क्या लिखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सभी मीडिया से यही बात एक अचरज जो देती है, यही है कि इंटेलिजेंस फेलियर इस लेवल का कैसे हुआ, जहां पे मतलब अगर मान लीजिए कि 5,000 रॉकेट्स मोबिलाइज भी हुए हैं, और आप अगर बोलते हैं कि आपके पास एकदम लेटेस्ट सोफिस्टिकेटेड ट्रैकिंग सिस्टम्स है, आपके पास सोफिस्टिकेटेड इंटेलिजेंस गैदरिंग सिस्टम है, तो क्यों ये आप नहीं पकड़ पाए? पहली बात ये आती है। और इतने लोग इस तरीके का अटैक प्लान करते हैं। 9/11 फिर भी मैं समझता हूं कि कुछ फेलियर था कहीं ना कहीं पे, आप उस लेवल का अटैक का गेज नहीं कर पा रहे थे। जिसको बोले एक तरीके से क्रिप्टिक मैसेजेस के ऊपर, या लगता था कि होगा नहीं होगा, ऐसी बातें आ रही थी। यहाँ पे तो मतलब इन्होंने जो सिस्टम्स है इंटेलिजेंस में, अगर हम देखने जाए तो ज्यादातर मैं ये देख रहा हूँ कि जिस तरीके की एक जमाने में ग्राउंड इंटेलिजेंस की जो सिस्टम थी, उसको आज मुझे लगता है या तो उसको दरकिनार किया जा रहा है, उसको नहीं लिया जा रहा है इन कंपैरिजन टू टेक सर्वेलेंस। लोगों को लगता है टेक्नोलॉजिकली सब कुछ है, और उसी पे वो जो कर रहे हैं, एक माइंडसेट होता है, एक बायस होता है कि ये क्या फील्ड के लोग लेके आते हैं इन्फॉर्मेशन, हमारे पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। तो मुझे लगता है वो ग्राउंड इंटेलिजेंस फेलियर हमने बहुत जगहों पे देखी, सिर्फ हमने यहाँ पे नहीं देखी है। हमने देखा लेबनान में जो पोर्ट में ब्लास्ट हुए, जिस तरीके से पूरा शहर मतलब एक तबाह होने, पोर्ट में जिस तरीके से ब्लास्ट हुए, वहां पे असला पड़ा था। तो दिस वाज अ प्योर फेलियर, आई वुड नॉट से प्योर फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस, बट मैं श्योरली मानता हूँ ग्राउंड पे कोई एसेट्स होंगे जिन्होंने ये बात कही होगी, जिनको कंसीडर नहीं किया जाए। जैसे यहाँ पे भी था पुलवामा में, बहुत सारे वार्निंग्स आए थे कि ऐसा होने वाला है, लेकिन वो वार्निंग्स को आपने कंसीडर नहीं किया था। हमारे पास हालांकि इतना स्ट्रॉन्ग टेक सर्वेलेंस नहीं था, हमारे पास जो था वो ग्राउंड का मतलब सर्वेलेंस था। तो मुझे बिल्कुल इसमें पहली बात ये लगती है कि जो एक ट्रेडिशनल ग्राउंड सर्वेलेंस, जो ग्राउंड एसेट्स आपके काम करते हैं, और वो जो इन्फॉर्मेशन आती है जिसके ऊपर जो बात होनी चाहिए वो नहीं हुई है। पहली बात ये, उसको मतलब कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया गया है। ये लोग जो वीडियो गेम्स खेलते रहते हैं पूरे दिन, या सोशल मीडिया पे बिजी रहते हैं, इनके भी लोग टेक्नोलॉजिकली, उनको लगा टेक सर्वेलेंस वाज एवरीथिंग, जो एक क्लियर कट फेलियर अभी दिख रहा है। दूसरी बात, जब मैं देखता हूं तो ये क्लियरली वहां पे भी कुछ ना कुछ गोदी मीडिया जैसा माहौल बन गया, इजराइल में भी।
जो ये बोल रहा था कि हमास और गाजा स्ट्रिप में जो है वो अभी म्यूटेड हो चुका है, उसमें कुछ होने वाला नहीं। हालांकि बहुत सारे ऐसे इंडिकेशंस थे कि इन लोगों का जो कोalition हो रहा है ईरान के साथ या कतार के साथ, उसमें बहुत सारी समस्याएं हो सकती है। लेकिन गोदी मीडिया यहाँ पे है ऐसा नहीं है, गोदी मीडिया वहां पे भी था, वो मीडिया इन चीजों को दरकिनार कर रहा था। तो मुझे लगता है एक जनरेशनल शिफ्ट आया है माइंडसेट में, और इसकी वजह से ऐसे सरप्राइजिंग अटैक्स हो रहे हैं जो बाद में निंदा के पात्र होते हैं। कोई सपोर्ट करता है, कोई राष्ट्र नहीं करता है, लेकिन दिस क्लियरली इंडिकेट्स कि आपको यू हैव टू गो बैक टू द ओल्ड स्कूल। आपका जो ग्राउंड इंटेलिजेंस है या जो आपका फील्ड इंटेलिजेंस है, उसके ऊपर आपको बिल्कुल बैंक रहना पड़ेगा। आप अगर बोलते हैं कि शिनबेट के लोग इतने पेनिट्रेट हो चुके थे, वो हर एक कम्युनिकेशन ट्रैक कर देते एनक्रिप्टेड सिस्टम्स के साथ, सब कुछ करते थे, तो ये कैसे हुआ? 5000 रॉकेट का डिप्लॉयमेंट। पास तो पेगासस भी था, पेगासस तो हाँ, उनका है। आप दूसरों को मेरा देते हैं जासूसी के लिए, आप अपने आप ही फेल हो जाते हैं सर। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आपके पास अगर आप मान लीजिए पेगासस है, ये है, वो है, सब कुछ है, तो आप उसके ऊपर जा रहे हैं, आप देख नहीं रहे ग्राउंड पे क्या हो रहा है। तो ये गधों पे घूमने वाली जो ट्राइब है, वो अपने तरीके से अपना सब कुछ इंटेलिजेंटली करके देख के चली जाती है। आपको लगता है गधे पे घूम रहे हैं, लेकिन ये बेसिकली ग्रिड से दूर रहते, तो ये सर्वेलेंस ग्रिड में नहीं आते और अपने काम को अंजाम दे के चले जाते। बाद में आप निंदा कीजिए इसको, मतलब कोई इजराइल के सपोर्ट में आएगा, जो भी होगा, लेकिन आज इतना भयानक हमला हुआ है, ये इंडिकेशन है, ये इंडिकेशन है उस चीज का कि जहां पे जैसे शुक्ला साहब ने कहा कि जहां पे एक माइंडसेट बन जाता है कि नॉर्मलाइजेशन हो चुका है, वहां पे आपको ये सतर्क करता है। आज ये जो किस्सा है इजराइल और पैलेस्टीन का, उसमें जो होगा वो आगे मतलब कैसे होगा, क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा, क्योंकि बहुत सारी थियरीज अभी इंटरनेशनल सर्किट में, इंटरनेशनल मीडियाज में चल रही है कि क्या ये यूएस को एंगेज करने का था दूसरे फ्रंट पे, जिस तरीके से अभी यूएस और नाटो फोर्सेस रशिया के सामने एंगेज है, तो ये दूसरा मोर्चा खोल दिया गया है। क्या ये करेंसी वॉर का एक हिस्सा है जहां पे डॉलर इनको डिस्टेबलाइज करना है, तो इनको ज्यादा डॉलर प्रिंट करना पड़ेगा। इसके इकोनॉमिक रिपर्शंस के बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारी थियरीज ऐसी भी आ रही है कि अगर ये वॉर रिटेलिएट हुआ, जैसे आपने कहा कि अगर ये मान लीजिए कि कभी ना हुआ ऐसा होता है, तो क्या स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पे ईरान अपना कब्जा जमा देगा, तो क्या तेल के दाम कैसे होंगे, किस तरीके, इसके बहुत सारे पहलू है। ऐसा नहीं है कि एक ही मुद्दा है, लेकिन मैं जहां पे इस चीज को देखता हूं कि 5000 रॉकेट्स की डिप्लॉयमेंट, इतने सारे पैराग्लाइडर्स, सी लैंड एयर सब जगह से आपने अटैक किया। वहां पे जो वीडियो सामने आए, वहां पे लोग अंदर जाके जीप में किडनैप करके ले जाते हैं, ज्यादातर फॉरेन टूरिस्ट थे। जैसे सर ने कहा, एक फेस्टिवल था, कल्चरल फेस्टिवल, वहां पे ज्यादातर फॉरेन टूरिस्ट आते हैं। हमारी बॉलीवुड की भी एक एक्ट्रेस नुसरत भरूचा भी वहां फंसी हुई थी इजराइल में। तो ये जो जिस तरीके से हुआ है, फॉरेन नेशनल्स को अगर ये टारगेट करने का मान लीजिए गेम प्लान था, तो मैं ये नहीं मानता हूं कि अटैक सिर्फ और सिर्फ इजराइल के ऊपर था। इजराइल भी वैसे मान के बैठा होगा कि गाजा शांत बैठा है, जो एक नॉर्मलाइजेशन की थियरी पे वो काम कर रहा था, और वो बोल रहा था कि हम सब कम्युनिकेशन इन्फिल्ट्रेट करके बैठे। लेकिन ये अगर अटैक हुआ है और वहां पे हुआ है, तो ये एस्केलेट होने की संभावना है वेस्ट और ये जो विचारधारा है क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बीच, उसके बीच। और अब देखिए इलेक्शंस की डेट आज डिक्लेयर हो रही है उन स्टेट्स के अंदर। यहां पे गुजरात में टेट और टाट को लेके जो लोग नौकरियां ढूंढ रहे हैं टीचर की, वो विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं इतने दिनों, इसके बारे में कोई सोशल मीडिया में चर्चा नहीं। हालांकि डिजिटल मीडिया में बहुत सारे आउटलेट से इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इसके बारे में सोशल मीडिया पे आप ये चर्चा नहीं देख रहे। लेकिन कोई एक तटपुंजिया बिल्डर होता है, वो अपना फेसबुक पे जाके पोस्ट लगाता है कि देखिए कैसा हुआ, इजराइल में क्या हो रहा है, अब इसका क्या हल हो सकता है, इसको हम कैसे एड्रेस करेंगे। अरे भैया, यहाँ पे टैट और टाट में महिलाएं अपना प्रदर्शन दिखा रही है, उसके बारे में तो तुम बोलते नहीं हो। मणिपुर में जो हुआ उसके बारे में तुमको बोलना नहीं है। तो ये नैरेटिव अभी मिल चुका है इन लोगों को, समझ लीजिए। ये वीडियोस मैं मानता हूं या आने वाले इलेक्शंस में स्टेट के या नेशन के जो भी उसमें वायरल हो गए कि देखिए ऐसा हो सकता है। अगर आप मतलब इस गवर्नमेंट को वोट नहीं करेंगे तो ये ऐसे फंडामेंटलिस्ट लोग आके आपके घर में ये करेंगे, लेकिन उनको सुरक्षा देने की बात नहीं होगी, समझ लीजिए। इन सब चीजों के सामने जो नॉर्मलाइजेशन की थियरी सब जगह पे हम फॉलो कर रहे हैं कि ना यहाँ पे कोई आया था ना कुछ हुआ था, तो वो नॉर्मलाइजेशन की थियरी है। तो ये नॉर्मलाइजेशन की थियरी
वो जो शुतुरमुर्ग की तरह अपना सर अंदर डाल देने का और सोचने का कि कुछ नहीं होने वाला है, ये इंसिडेंट सतर्क करता है आप लोग कि आपके पास ना इतना हाईटेक सर्वेलेंस है, आप उन सिस्टम्स पे बेस्ड है, जो सिस्टम्स आपको बेचे गए वो कितने नकारा साबित हुए हैं, तो आपको अपनी स्ट्रैटेजीज, अपनी नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर कितना ध्यान देना पड़ेगा इन मुद्दों को लेकर। क्या इसके ऊपर अब तक कोई मतलब मीटिंग हुई? क्या इसके ऊपर कोई बातचीत हुई? मुझे लगता है ये अभी पहले आपको करना पड़ेगा। अगर ये आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर ये मुझे लगता है पॉलिटिकल मुद्दा बन गया, क्योंकि आजकल मैं सोशल मीडिया परसों से देखते आ रहा हूं तो सब जगह पे वी सपोर्ट इजराइल यही वाला मामला सब जगह पे, मतलब जो खास करके जो ये ट्रोल्स और आईटी मीडिया सेल है वहां से शुरू हो गया है। ये एक तरीके से इनके वीडियोस यहाँ की पॉलिटिकल सिस्टम में कैसे इस्तेमाल किए जाए उसकी स्ट्रैटेजी। But 100% this is a very what you call it, a very sad case of intelligence failure on ground से अगर इंटेलिजेंस आई है तो उसको दरकिनार किया गया है। 6 घंटे तक आपका रिस्पॉन्स मैकेनिज्म काम ना करे। आई मीन वी आर टॉकिंग अबाउट इजराइल, ये कोई ऐसा राष्ट्र नहीं है पिछड़ा हुआ, सब जगह से गिरा हुआ है थ्रेट से, उनको पता है। लेकिन क्या ये एस्केलेट होने वाला है ऐसे वॉर में जहां पे क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लाम होने वाला है? क्या ये एस्केलेट होने वाला है उस वॉर में जहां पे रशिया तेल से पैसे कमा रहा है, भले उनके ऊपर एम्बार्गो हो, लेकिन कुछ अरब राष्ट्र जो बैठे हैं तेल की उसके ऊपर और उनको पैसा कमाना है, उन्होंने ऑयल कट सप्लाईज ऑलरेडी लेके वो ऑयल को स्टेबल तो कर दिया है, $100 पर बैरल की बात भी हो रही थी। तो क्या ये उस दिशा में ट्रैवल कर रहा है कि $100 पर बैरल में चला जाएगा? तो बहुत सारे इसके पहलू, और अगर ये वॉर अगर मान लीजिए इकोनॉमिक क्राइसिस में कन्वर्ट होता है तो आप यूरोपियन और यूएस बैंकिंग सिस्टम, जो बैंकिंग कबाल पूरा का पूरा नादारी की उस पे बैठा है, वो कहां पे जाके क्या होगा, किस दिशा में होगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। हालांकि इजराइल इतना कोई ऑयल प्रोड्यूस नहीं करता है, पैलेस्टाइन भी नहीं करता है, लेकिन जो ऑयल कार्गो आता है वो उन इलाकों से आता है। 90% ऑफ द वर्ल्ड ऑयल कार्गो ट्रांजिट फ्रॉम दैट एरिया। अगर ये स्ट्रेट्स चोक कर दी गई, ये कुछ वहां पे ऐसी हालात हुई जहां से टैंकर मोबिलाइज नहीं होते। हमने बहुत सारे किस्से दिखे जिसमें ईरानियन टैंकर्स भी हाईजैक हुए थे, ईरान वालों ने दूसरे टैंकर्स हाईजैक किए। तो अगर ये वॉर इस दिशा में चला गया तो क्या होगा, इसके बारे में मुझे लगता है फिलहाल कोई चर्चा कहीं नहीं।